हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। अस्पताल पूरी तरह से फुल हैं। मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि ये आंकड़ा आज कुछ हद तक कम जरूर हुआ, लेकिन अभी भी मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कोरोना को लेकर सुनवाई भी हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यही सवाल बना है कि क्या पूरे देश को फिर से एक कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत है। देश में कोरोना को लेकर बीते 24 घंटों में राहत की बात जरूर रही, लेकिन कोरोना का कहर अभी भी लगातार जारी है। आपको देश के आंकड़ों से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि बीते कई दिनों से देश के कई अस्पतालों से ऐसी खबरें आ रही है जो दिल को झकझोर देती है। ज्यादातर अस्पताल या तो फुल हैं, अगर जगह खाली भी है तो उनमें ऑक्सीजन नहीं है। इस बीच केंद्र ने कोविड के मामलों के बीच कर्व को कम करने के लिए लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। नियम कहते हैं कि यह ऐसे प्रतिबंधों का समय है जब पॉजिटिविटी रेट एक सप्ताह तक 10% या अधिक है और अस्पतालों में 10% से अधिक बेडों पर मरीज भर्ती है। राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे गृह मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर जिलों, शहरों और क्षेत्रों पर फोकस करके कंटेनमेंट जोन बनाएं। उधर देश के बड़े शहरों में अभी भी मौतों का सिलसिला जारी है। इस महामारी की चपेट में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल ही के दिनों में रोजाना 350 से अधिक मौतें दर्ज हो रही हैं, जिससे यहां मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए जगहों की कमी पड़ गई। बीते दिनों ऐसी ही तस्वीरें गुरुग्राम के शमशान से भी आई थी, जिन्होंने मौतों के सरकारी आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर दिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कोरोना को लेकर देश में वर्तमान स्थिति क्या है। बीते 24 घंटों में 3,23,144 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटों में 2,271 मौतें हुई। 24 घंटों में 2,51,827 मरीज डिस्चार्ज हुए। देश में कुल मरीजों की संख्या 1,76,36,307 है। अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,45,56,209 है। देश में अब तक मौतों का आंकड़ा 1,97,894 है। देश में टोटल एक्टिव केस 28,82,204 है। देश में अब तक 14,52,71,186 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इस बीच कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। कोरोना के बढ़ते संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो नेशनल प्लान मांगा था, उस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सरकार ने अपना प्लान दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि इस वक्त वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीन के दाम पर केंद्र क्या कर रहा है? वैक्सीन के अलग अलग दामों पर केंद्र क्या कर रहा है? अगर अभी भी स्थिति नेशनल इमरजेंसी वाली नहीं है तो क्या है? सेना, रेलवे, डॉक्टर्स केंद्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में क्या इन्हें क्वारंटीन, वैक्सीनेशन और अन्य इस्तेमाल में लाया जा सकता है? इस पर क्या नेशनल प्लान है? गौरतलब है कि देश में कोरोना काल के बीच ऑक्सीजन के गहराते संकट, बेड की कमी, वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों स्वतः संज्ञान लिया था। इस मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन और वैक्सीन की सप्लाई पर भी चर्चा हुई। अदालत ने ऑक्सीजन समेत अन्य मेडिकल जरूरतों पर डाटा मांगा है। अब शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि सरकार ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकार खा रही है, बल्कि कोरोना के बिगड़ते हालातों के बीच मद्रास हाईकोर्ट भी सोमवार को सख्त हो गया था। सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई थी। चीफ जस्टिस ने तो यहां तक कह दिया था कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। 2 मई को काउंटिंग के दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाए और उनका पालन हो। ऐसा नहीं हुआ तो हम काउंटिंग शेड्यूल को रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वहीं सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी भी सख्त दिखे। चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए पूछा, जब चुनावी रैलियां हो रही थी तब आप दूसरे ग्रह पर थे क्या? रैलियों के दौरान टूट रहे कोविड प्रोटोकॉल को आपने नहीं रोका।
बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चुनावी रैलियां होती रही। आज के हालात के लिए आपकी संस्था ही जिम्मेदार है। कोरोना की दूसरी लहर के लिए आप जिम्मेदार हैं। चुनाव आयोग के अफसरों पर तो संभवतः हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। मंदरास हाईकोर्ट में इस मामले को अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। तो वहीं दिल्ली सरकार ने इस बीच ऑक्सीजन को लेकर नया एक्शन प्लान सामने रखा है। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए बैंकॉक से 18 टैंकर ऑक्सीजन के आयात करेगी। चारों तरफ टैंकरों की कमी है। ऑक्सीजन तो फिर भी इधर उधर मिल जाती है, लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है। तो दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है। बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। ये तो थी देश को लेकर कोरोना की स्थिति। आपको ग्राफिक्स के जरिए प्रदेश में कोरोना का हाल भी बता देते हैं। बीते 24 घंटे में 11,504 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 3,555, फरीदाबाद में 1,545 केस सामने आए। हिसार में 908, सोनीपत में 711, करनाल में 673, पानीपत में 523, पंचकुला में 434, जींद में 418, महेंद्रगढ़ में 389 और यमुनानगर में 382 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 75 लोगों ने दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक 3,842 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में कुल मरीज 4,35,823 हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 79,000 के पार पहुंची। एक दिन में 6,211 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक 3,52,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में इतने केस निकलने के बाद भी प्रदेश सरकार ने साफ कहा कि पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। जिन इलाकों में ज्यादा केस निकलते हैं उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन जरूर बना दिया जाएगा। ऐसे में एक सवाल फिर रह कर सामने आता है कि क्या पूरे प्रदेश या फिर देश में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने का कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आज खतरा ज्यादा नजर आता है और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी बेहद सख्त नजर आया। और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है उसको लेकर के गंभीरता कई हद तक नजर आ रही है। और यहां अलग अलग राज्यों की जो सरकारें हैं, तालमेल को लेकर के जो कमी है इस पर भी यहां टिप्पणी की गई और यह कहा भी गया कि अगर राज्य सरकारें कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकारों से बातचीत नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए कोर्ट अपनी भूमिका निभा रहा है। वहीं कोरोना को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई तो वैक्सीन के जो अलग अलग दाम हैं इसको लेकर के भी सवाल उठाया गया। सवाल यह कि आखिर राज्यों के अंदर और साथ ही साथ जो अलग अलग दाम वैक्सीन को लेकर के नजर आते हैं इसका कारण क्या है और आगे अब सरकार की तैयारी क्या है। क्या वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है देश के अंदर बढ़ते संक्रमण को रोकने का, या इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प सरकार के द्वारा तय किया गया है, इस पर विचार चल रहा है। क्या सरकार की इस वक्त की पॉलिसी है, इस पर क्या काम कर रही है सरकार, यह जरूर बताएं। और चलिए इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ रंजिता मेहता भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सरकार का पक्ष रखेंगी। रंजिता जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखबीर तंवर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखबीर जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता ओम प्रकाश टावला जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत रंजिता जी आपसे करना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर खतरा बहुत हद तक नजर आ रहा है। अब हरियाणा के अंदर कई जगह ऐसी हैं, हालांकि सरकार ये कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है और ना ही होने दी जाएगी, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी है जहां पर ऑक्सीजन की कमी को लेकर के हरियाणा में मौत हुई है। हालांकि इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के निर्देश भी दे दिए हैं, लेकिन आप जिस बात को कहते रहे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, किल्लत नहीं होगी, ये बात तो सामने आ रही है ना। देखिए, जहाँ तक ऑक्सीजन की कमी की बात है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे जो मुख्यमंत्री दोनों ही बहुत संजीदा है और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं एक छोटी चीज की।
और आपको अनिल जी ने इस बात से पुष्टि भी कर दी है कि उन्होंने दोनों जगह पर जहाँ से शिकायत आई थी खुद इस बात की पुष्टि की कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। सिर्फ पैनिक फैलाने के लिए पैनिक ना फैलाया जाए। और जिस तरीके के हालात इस समय प्रदेश में है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सरकार को सहयोग चाहिए, वो है लोगों का सहयोग। और पैनिक ना करके जिस तरीके से पूरे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ 6000 डॉक्टर्स हैं और 22 दर्जन पैरामेडिकल स्टाफ है, वो आपकी सेवा में लगा हुआ है। उसके अलावा कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो किसी संस्था से बिलोंग करते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए आज सड़क पर उतरे हुए हैं। पर आपका सहयोग भी पूरा चाहिए ताकि आप लोग लापरवाही ना बरतें, आप लोग मास्क पहन के रखें और आप लोग घर पर जितना रह सकते हैं उतना रहें, क्योंकि 82% लोग जो है वो होम आइसोलेशन में ही घर पर बैठकर ठीक हो रहे हैं। और जो लोग गंभीर हालत में हैं, केवल उन्हीं को ही अस्पताल जाने की जरूरत है और ट्रीटमेंट लेने की। रंजीता जी, लोगों के मन में आज यही तो बड़ा सवाल है कि लोगों के मन में डर बहुत हद तक ज्यादा बन चुका है। लोग बहुत डरे हुए हैं। लोगों को इस बात का डर ज्यादा है कि अगर वो संक्रमित हो गए तो हमारे लिए सिस्टम तैयार करने के लिए, अगर हम अस्पताल पहुंच गए तो ऑक्सीजन की कमी की हम लगातार आप खबरें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। रेमडेसिविर जैसे जो जरूरत की दवाइयां हैं उनकी कमी, कालाबाजारी लगातार हो रही है। अगर जरूरत पड़ी तो जो 3000 का इंजेक्शन है वो 30-30 हजार रुपए में बेचा जा रहा है। तो अगर ये सभी कालाबाजारी को उसी कालाबाजारी को रोकने के लिए जो सरकारी अस्पताल है वहां पर तो इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, पर जहां पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके अंदर कालाबाजारी ना हो और उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए बाकायदा जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है और प्लस जो इंसान उसको खरीद रहा है उसका आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है। और जहां तक बात है रेट की, उसको मॉनिटर करने के लिए सरकार पूरे कदम उठा रही है और जहां से भी थोड़ी सी शिकायत आती है तुरंत जो है उसके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। और मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके की ऑक्सीजन की कमी की बात की जा रही थी, उसी कमी को बढ़ाने के लिए 500 बेड, 2 बेड है, वो जो लिक्विड ऑक्सीजन ना होकर जो गैसेज में ऑक्सीजन हमें मिलती है उसके लिए पानीपत के अंदर सरकार द्वारा तैयार कर दिए गए हैं। तो कुछ 1750 बेड से नए हॉस्पिटल बना दिए हैं ताकि जनता को किसी भी बात की परेशानी ना आए। क्योंकि दिक्कत इस समय ये है कि 70% लोग जो दिल्ली वाले हैं वो हरियाणा में आके एडमिट है, जिसकी वजह से हमें इस परेशानी का सामना करना पड़ा। क्योंकि वहाँ पर हालात बहुत ज्यादा दिल्ली वालों को मना करेंगे कि वो गुरुग्राम में, हम नहीं मना कर रहे। हम उनको ना मना करेंगे ना हम मान्यता के आधार पर उनको मना कर सकते हैं। हम जितना संभव हो सकता है उतनी उनकी मदद भी करेंगे, उनका इलाज भी करेंगे और उनको एडमिट भी करेंगे। तो रंजीता जी, आप जो बार बार दावा कर रहे हैं, खास करके गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं और जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि दिल्ली से बहुत से लोग आ रहे हैं, तो इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उसमें बहुत हद तक भीड़ लगती नजर आ रही है। वहां पर बेड्स फुल हैं, वहां पर आईसीयू बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, वेंटिलेटर की कमी नजर आती है। इसका कारण क्या है? हम सरकारी अस्पतालों पर इतना भरोसा क्यों नहीं बना पा रहे हैं? देखिए, जहां तक सरकारी अस्पतालों की बात है, सरकार पूरे अपने जोर से काम कर रही है। पिछली बार फिर की अगर हम कंपेरिजन की बात करें, जो पिछली बार कोरोना का कहर आया था, मैक्सिमम एक दिन के केसेस 3000 थे, आज वो केसेस 11000 है। तो जनाब थोड़ा सा समय तो लगेगा। अगर 3 गुना बाहर आपके सर के ऊपर लगता है तो उसको पूर्ति करने के लिए, उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए आपको कुछ समय की जरूरत है और उस समय के हिसाब से सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आज किसी भी चीज की कमी, चाहे वो रंजीता जी, आप तो सर्टिफिकेट खुद दे रही हैं, लेकिन जो अस्पतालों के बाहर मरीज लाइन में लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, इंतजार कर रहे हैं दवाइयों के लिए, जरा उनसे पूछिए कि सरकार कितना बेहतर कर रही है। देखिए, मैं ये मानती हूँ जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, आज उसकी ढुलाई के लिए पूरी वायुसेना अपना पूरा काम कर रही है। और दिक्कत ये आ रही है कि जब किसी चीज की आपदा आती है तो लोगों उसको घर पर स्टोर करना शुरू कर देते हैं। आज ऑक्सीजन के सिलेंडर लोगों ने खरीदने घर पे अपने शुरू कर दिए कि अगर हमें कल को जरूरत पड़ गई तो हमें सिलेंडर के लिए कहीं जाना ना पड़े और हमें घर पे ही वो सिलेंडर मिले। तो मैं ये मानती हूँ कि इस तरीके का काम जो है लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो ना करें और जहां पर बहुत ही जरूरत है, जहां पर लोगों को ऑक्सीजन की वाकई किल्लत है, वहां पर इसकी सप्लाई पहले होने दें। क्योंकि आप अगर आइसोलेट रहेंगे, आप घर पर रहेंगे, आप कम से कम घर से बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपका इलाज भी बेहतर तरीके से होगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, चलिए रंजीता जी, आपकी बात मान करके अगर कोई भी संक्रमित हो भी जाता है और वो घर पर ही अपने आप को आइसोलेट कर लेता है
तो उसको कौन फॉलो कर रहा है, उसकी देखरेख कर कौन रहा है? अगर उसको किसी से डॉक्टर से परामर्श और सलाह करनी है, तो हम ये भी बात कर रहे थे, इससे पहले एक कार्यक्रम था उसमें हम ये बात की थी, एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि सरकार को एक ऐसा पैनल तैयार करना चाहिए ताकि ऑनलाइन परामर्श लिया जा सके। जो लोग होम आइसोलेट हैं। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बाकायदा सरकार के द्वारा अधिकारी इससे अधिकृत किए गए हैं जो कि घर बैठे लोगों का सुबह शाम उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनका बीपी कितना है, उनकी शुगर कितनी आई है, उनकी ऑक्सीजन कितनी है, बाकायदा उसको मॉनिटर कर रहे हैं और घर पर बैठे ही लोगों को दवाइयां पहुंचाई जा रही है ताकि उनको बाहर इधर उधर ना जाना पड़े। उसके अलावा डायल 112 तो सरकार के द्वारा शुरू की गई है, उसके तहत हर जिले के अंदर 20 वैन लगा दी गई है। आपको सिर्फ इस नंबर को डायल करना है, आपको घर से ही पिक करके अस्पताल में ले जाया जा रहा है और आपसे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये सभी इनिशिएटिव जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा लिए गए हैं, जिसके चलते आज टेस्टिंग में हम तीसरे नंबर पे हैं और रिकवरी रेट हमारा टचवुड बहुत अच्छा जा रहा है। तो सबसे खुशी की बात है कि आज जो लोगों की ठीक होने की संख्या है, आज सबसे अधिक संख्या में जो लोग आज के दिन ठीक हुए हैं, ये बहुत ही पुराने कदम है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्थिति पर कंट्रोल पा लिया जाएगा और लोग स्वस्थ होकर अपने घरों में जाएंगे और वो खुशहाल जिंदगी देंगे। क्योंकि जो मनोहर लाल जी है, हमारे सीएम साहब है, उनका यही सपना है कि किसी भी इंसान को अगर 1% भी किसी चीज की दिक्कत होती है तो उसके लिए सबसे पहले वो खुद स्वयं करेंगे, जिसके चलते वो हर जिले में दौरे कर रहे हैं और वहाँ से डीसी से मुलाकात कर रहे हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो है वो पूरी तरीके से गंभीर है, अनिर्वीत भी संज्ञान ले रहे हैं, कहीं कहीं भी कालाबाजारी ना हो, हर दवाई। चलिए, सरकार दावा कर रही है, लेकिन आज भी कई जगह ऐसी नजर आई हैं जहां पर सिर्फ टेस्टिंग को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं, टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप समझिए इस बात को, आप जोर तो दे रहे हैं कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं। जब ये आपदा आई थी, जब ये आपदा आई थी, हमारे पास एक भी टेस्टिंग लैब नहीं थी और आपको जानकर खुशी होगी कि उसके बाद 35 नई लैब जो है वो सरकार द्वारा बनाई गई है इस टेस्टिंग के लिए। रंजिता जी, एक साल में तो डेवलप हो जाना चाहिए ना वो सिस्टम। 40,000 से ज्यादा टेस्ट पर डे हम ऑलरेडी कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इसको बढ़ाकर 65,000 तक कर दिया जाए। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब 3 गुना बहुत सिर पे बल्लभगढ़ में मरीज पहुंच रहे हैं, जो लोग टेस्ट करवाना चाहते हैं वो लाइनों में लग करके घंटों सुबह 7:30 बजे से लाइन में लगते हैं, क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है और उसके बाद 10 बजे के बाद वो लाइन खत्म कर दी जाती है। वहां पर फिर से इंतजार करना पड़ता है, अगले दिन के लिए डेट दे दी जाती है। तो अगर किसी जगह पर, किसी अस्पताल में अगर बहुत लंबी लाइन है या वहां पर टेस्टिंग बहुत हद तक ज्यादा हो रही है, तो कोई और क्यों नहीं जगह बनाई जाती है वहां पर और डॉक्टर्स की वहां पर टीम बैठाई जाए ना वहां पर, ताकि टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो सके। जहां पर देश की बात है, हरियाणा तीसरे नंबर पे टेस्टिंग में और हमारी पूरी कोशिश है कि हम नंबर 1 में पहुंचे टेस्टिंग पे, क्योंकि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ही रिजल्ट हमारे सामने जल्दी आएंगे और उसका उपचार भी उतना ही जल्दी होगा। निश्चित तौर पे सरकार पूरे संजीदा है इस बात को लेकर और अगर कहीं पर रश ज्यादा है, कहीं पे कंप्लेंट ज्यादा है, बाकायदा उन एरिया को कंटोनमेंट जोन घोषित करके उनको आइसोलेट किया जा रहा है। फिलहाल ही कुरुक्षेत्र के अंदर 2 सेक्टरों में प्रॉब्लम आई थी, हमने उन एरिया कंटोनमेंट जोन में कर दिया। इसी तरीके से गुड़गांव और नहीं रंजिता जी, अगर कहीं टेस्टिंग को लेकर के या आइसोलेशन को लेकर के किसी के सामने भी कोई परेशानी है, कोई हेल्पलाइन नंबर है सरकार की तरफ से जहां पर जनता हेल्पलाइन नंबर है। स्वयं जो है जितने भी भाजपा के वॉलंटियर्स है, चाहे वो जिला लेवल पर है चाहे वो स्टेट लेवल पर है, वो स्टेट हेल्पलाइन भी संभाल रहे हैं और जिला हेल्पलाइन भी संभाल रहे हैं। बाकायदा ड्यूटीज हैं 4-5 घंटे। रंजिता जी, ये सरकार का काम है, आप पार्टी की बात कर रही हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता, ये तो सरकार का काम है ना। सरकार तो कर ही रही है, उसके अलावा एडिशनल मैंने आपको 112 जो हेल्पलाइन डायल करने के लिए बताया है वो सरकार की तरफ से जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर भी सरकार की तरफ से। मैं तो ये एडिशनल इनिशिएटिव बता रही हूँ, तो कोरोना वॉरियर्स बनकर जो लोग आम, चाहे वो किसी संस्था से जुड़े हैं चाहे वो किसी पार्टी से जुड़े हैं, आज वो भी 5-5 घंटे की ड्यूटी निभाकर लोगों की मदद करने के लिए अपनी पूरी। ठीक है, मैं जरा ओम प्रकाश जी, सरकार तो कोशिश कर रही है, आपको लग रहा है कि कोशिशें सार्थक हो रही हैं? सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, व्यवस्थाएं बनी हैं, आपको नजर आता है क्या? शिवेंद्र जी, ये सरकार है इस रोकथाम के लिए बिल्कुल फेल हो चुकी है। आज इनके पास कोई ऐसी पॉलिसियां नहीं है, हर जगह त्राई मची हुई है, हर जगह ऑक्सीजन के लिए त्राई है, बेड के लिए है, टेस्टिंग के लिए लोग बड़ी भारी मात्रा में लाइन पे लगे हुए हैं, लेकिन इनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि लोगों को कोई टेस्ट है। क्योंकि आज अगर इस जिले की बात करें तो इनके पास कोई जिले के पास भी ऐसे नंबर नहीं है
जिससे हम संपर्क करके ये पता कर सकें कि इस जगह बेड मिल सकते हैं, इस जगह दवाई मिल सकती है और ये अस्पताल के नंबर है। आज तक इनके कोई हेल्पलाइन नंबर सरकार के कहीं भी नहीं है, जिला लेवल तक भी। इसके इनको ये ज्यादा बातें न करते हुए इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए, जहां सभी अस्पतालों के नंबर होने चाहिए, जहां जिसको जो जरूरत हो वो वहां बात कर सकता है कि भाई यहाँ खाली बेड है, यहाँ दवाइयां मिलेंगी। आज अफरा तफरी मची हुई है, सब लोग हाहाकार मचे हैं और इस काम के लिए अगर कोई समाज सेवी लोग अगर नहीं आगे आए, कांग्रेस पार्टी जैसे के लोग नहीं आगे आए, तो लोग बात बढ़ रहे हैं कि प्राइवेट लोग जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो लोगों को प्रोवाइड करा रही है, ऑक्सीजन भी दिला रही है, कहीं गोलियों की जरूरत पड़ी है वहाँ गोलियां भी दिला रही है, इंजेक्शन की जरूरत पड़ी है दिला रही है। ये सरकार अपने आप में बिल्कुल फेल हो चुकी है और इस सरकार के खिलाफ जब हम कोई बात उठाते हैं, हमने कहा कि बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं, तो एक मुख्यमंत्री का बयान आता है कि मौतों की तरफ ध्यान न दिया जाए। तो इन लोगों को हम क्या कहें बताइए। आज आप देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है किस तरह लोग त्राई मार जा रहे हैं। तो मेरा तो ये सुझाव है कि इनको जो गैस सिलेंडर है उसकी मात्रा को भी डबल कर देना चाहिए, प्रत्येक जिले में दवाइयों का कोटा भी बढ़ा देना चाहिए और विशेष रूप से मैं इनसे आग्रह करूंगा इनकी पार्टी के नेताओं से कि वो कंट्रोल रूम स्थापित करे और एक ऐसे नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी करे ताकि हर मरीज को पता हो कि हमारे कोई पेशेंट बीमार है तो उसके लिए किस नंबर से सुविधा हमें मिल सकती है। और अगर कहीं कालाबाजारी भी हो रही है तो इसकी जानकारी भी प्रशासन और सरकार तक पहुंचे, क्योंकि इस वक्त कालाबाजारी को लेकर के बहुत सी शिकायतें मिल रही हैं, खास करके गुरुग्राम फरीदाबाद में। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, सुखबीर जी को भी जरा चर्चा में शामिल करते हैं। सुखबीर जी, अभय चौटाला ये कहते हैं कि अब जितनी भी मौतें हो रही हैं उसको लेकर के जिम्मेदारी तय हो और अगर कहीं भी चाहे ऑक्सीजन की कमी को लेकर के व्यवस्थाओं में जो अभी तक लापरवाही बरती गई है या कमियां कहीं भी अगर नजर आती हैं तो उसको लेकर के सरकार को माफी मांगनी चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, यह अभय चौटाला कह रहे हैं। शुभेंदु जी, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश और समस्त राष्ट्र के हालात हैं और उस व्यवस्था में जिस प्रकार से जो वैक्सीन के दाम की भी आपके प्रोमो में बात आई, देखिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। एक राष्ट्र में एक मूल्य की बात करने वाले लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र को जो वैक्सीन का रेट तय हुआ है 150 रुपया, राज्यों को 400-600 रुपया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 1200 रुपया, इससे ज्यादा व्यवस्था में खामी कोई नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं जो भी कंपनियां हैं सरकार के संरक्षण में आपदा में अवसर तलाश कर रही है, इस बात का तुरंत प्रभाव से फैसला होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये निवेदन करूंगा, इसमें पहल करके ये जो मूल्यों में जो विभिन्नता है इसको तुरंत प्रभाव से समाप्त करें। इसके अलावा जिस प्रकार से अभय सिंह जी का आपने जिक्र किया, देखिए निसंदेह समूचे राष्ट्र के लिए जो मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय है वो आंख खोलने वाला है। उसके बाद सरकार के पास कहने को कुछ बच नहीं जाता है। तो ये निर्णय को देख लें माननीय प्रधानमंत्री जी, उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे राष्ट्र में और प्रदेश में किस प्रकार के हालात हैं। और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ना आज प्रदेश में बेड है, ना आज प्रदेश में ऑक्सीजन है, और जिस प्रकार से जीवन रक्षक दवाओं में से एक रेमडेसिविर और अन्य दवाइयों की जिस प्रकार से कालाबाजारी है, कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कि सरकार पूर्णतः जो कालाबाजारी है या तो सरकार के संरक्षण में है, और सरकार के संरक्षण में नहीं है तो फिर सरकार पूर्णतः विफल हो चुकी है। दूसरी बात आपके अभी डिबेट में आई कि जो अपने घरों पे क्वारंटीन लोग हैं, जो सेल्फ आइसोलेट हैं, उनके लिए उनकी कोई गणना, उनका कोई आंकड़ा राज्य सरकार के पास नहीं है। जब सरकार के पास या जिला के स्तर पे अस्पतालों में या जो सरकारी चीफ मेडिकल ऑफिसर है, जब उनके पास होम आइसोलेशन वाले पेशेंट्स की कोई गणना ही नहीं है, कोई आंकड़ा ही नहीं है, तो आखिर किस आधार पे उनको ये सहायता देंगे। निसंदेह जो अस्पताल में भी मरीज हैं, जब उनके लिए ही कोई सहायता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई जो होम आइसोलेशन वाले पेशेंट हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। आज समस्त प्रदेश में और समस्त राष्ट्र में हालात जिस प्रकार से है,
कितना भयानक मंजर है। जिस प्रकार से 2-3 दिन पहले आपने गुड़गांव के मदनपुरी का जो मेन शमशान घाट है उसमें जिस प्रकार से सैकड़ों शव वाहनों की लाइन देखी होगी, वो अपने आप में बड़ा हृदय विदारक है। शायद प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को ये शवों की लाइन नजर नहीं आ रही है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात मैं कहना ये चाहूंगा, सरकार की जो भी घोषणाएं हैं इस महामारी से निपटने के लिए कहीं ना कहीं कागजों में प्रतीत होती है। आज मैंने गुड़गांव से लेकर सरसा तक आने जाने के दौरान जिस प्रकार से कोविड नियमों की अनदेखी और अवहेलना मैंने खुद देखी है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। सरकार की तरफ से अनुपालना का जो विषय होना चाहिए वो पूर्णतः नगण्य है। और जिस प्रकार से इसका दूसरा मैं उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूं, जब ये हरियाणा परिवहन की बसों को अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देने की बात है। कोविड के जो केसेज हैं, सरकार को निसंदेह तुरंत प्रभाव से इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा जिस प्रकार के आंकड़े प्रदेश में दिए जा रहे हैं सारे के सारे झूठे आंकड़े हैं, नहीं तो आप अपने तरफ से आप चेक कर लो। जिस प्रकार से गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला और जहां एनसीआर के सोनीपत, इन जिलों में जितने हालात खराब, आज हर आदमी जो समस्त आदमी भी है वो भी बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। यहाँ कहने को चाहे गृह मंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो तो वैसे भी अप्रासंगिक हो चुके हैं। अनेक मुद्दों पे पहले भी आपको उनकी कोई सुनने वाला, उनकी कोई संभाल लेने वाला नहीं है। इसलिए आज मुख्यमंत्री जी की जो इस प्रदेश के प्रति जिम्मेदारी है, या तो व्यवस्थाओं को ठीक करे, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है अपना हाथ जोड़ के त्याग पत्र देके इस हरियाणा प्रदेश की जनता को माफ करें। ठीक है, जवाबदेही जरूर यहां पर होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां जरूर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार रंजिता जी मैं आपसे इन सभी सवालों का जवाब लूंगा और साथ ही साथ हम ब्रेक के उस पार जरा ये भी जानेंगे कि आखिर सरकार का अब आगे का प्लान है क्या वैक्सीनेशन के इस अभियान को आगे बढ़ाना ये एक विकल्प सरकार के सामने है जिसके जरिए सरकार कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना चाहती है, या कोई और दूसरा रास्ता भी सरकार के पास है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन इस बढ़ते संक्रमण पर अब सरकार का एक्शन प्लान क्या है, सरकार कैसे प्रदेश और देश के लोगों को बचाने का प्लान तैयार कर बैठी है, जरा वो जान लेते हैं। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। लेकिन रंजिता जी, सरकार का प्लान क्या है? हर तरीके से सवाल उठ रहा है कि व्यवस्थाएं बनाने में सरकार नाकाम है, विपक्षी खेमा लगातार आरोप लगा रहा है। और आज क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार के ऊपर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि कांग्रेस या किसी भी अन्य राजनीतिक दल के खिलाफ। तो ये लड़ाई राजनीतिक हो चुकी है या सिर्फ कोरोना के खिलाफ लड़ाई है? देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि इस समय जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, वो अपनी भूमिका ना निभाकर आज आपदा में अवसर खुद ही ढूंढते घूम रहे हैं कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, सरकार की बुराई की जाए। ये नहीं सोचते कि किस तरीके से सहायता की जाए। आज सहायता करनी सीखनी है तो भाजपा के वॉलंटियर से सीखिए, आज आरएसएस संघ वालों से सीखिए कि किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर आप ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बकायदा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप कैसे किसकी हेल्प कर सकते हैं। तो चैनलों में और एसी रूम में बैठकर सरकार को कोसने से इस आपदा से नहीं निपटा जा सकता। और अभी जो बात की जा रही थी कि कालाबाजारी हो रही है, तो इन जो काली भेड़े हैं उनको चिन्हित करके पकड़ा भी जा रहा है और इनके ऊपर लगाम कसने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है और उनके ऊपर एक्शन भी लिया जा रहा है। और जिस तरीके से असामाजिक तत्व पैनिक क्रिएट करके पूरे हरियाणा के अंदर एक पैनिक करके जो है सरकार को कोसने में लगे हुए हैं, उनसे ये सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए। मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कीजिए, लोगों को 2 गज दूरी बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। और जो हेल्पलाइन रंजिता जी, लेकिन सरकार की तैयारी क्या है? नहीं जारी की है। लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। अगर कहीं अवहेलना हो रही है तो एक्शन लेने का अधिकार भी है प्रशासन को। लेकिन अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो उसको बचाने के लिए भी तो जिम्मेदारी सरकार की है। सर, बिल्कुल जिम्मेदारी सरकार की है। और उसके बाद जो अभी बात कर रहे थे कि सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर कौन से दिए गए हैं, तो शायद इनके हरे चश्मों में इनको वो नंबर लगा नहीं आते। वो नंबर बकायदा आपकी चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता को देना चाहती हूँ। 108 और 1950 ये दोनों सरकारी हेल्पलाइन नंबर है, जिसके ऊपर कॉल करके आप किसी भी वक्त अपनी बीमारी के बारे में बता सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। बकायदा पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा, जिसके अंदर आप अपने जिले में कॉल कर 112 नंबर पर एम्बुलेंस बुला सकते हैं। 20 एक्स्ट्रा वैन
चलिए, एम्बुलेंस का हाल तो गुरुग्राम में भी देखने को मिला। रंजिता जी, मैं आपको बता देता हूं, जिस एम्बुलेंस को बुलाने की आप बात कर रहे हैं, गुरुग्राम में जो पेशेंट एडमिट था, कोरोना की वजह से उसकी मौत हो जाती है, परिजन उस मृतक को लेकर के दर बदर भटक रहे हैं, क्योंकि अगर वो एम्बुलेंस को बुलाते हैं तो कुछ ही किलोमीटर की दूरी के लिए 5 से 10,000 15,000 रुपए उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। और ऐसे में अब इतने पैसे तो है नहीं, तो इसलिए ऑटो रिक्शा के अंदर लोग जैसे जिसकी क्षमता है उस हिसाब से लेकर के जा रहे हैं। देखिए, इसी किल्लत के चलते हुए सरकार ने जो है ये 112 नंबर अलॉट किया है। उसको बिना किसी शुल्क के ये सुविधा दी जा रही है। अगर आप सोचेंगे कि जो सरकार है वो चार्ज कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बार बार बताया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई कालाबाजारी कर रहा है या कोई भेड़िए जो है काली भेड़े बनकर जो है सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए सरकार पूरे इंतजाम कर रही है। और 20 वैन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 22 जिलों में 20 वैन अतिरिक्त डाल देगी, ताकि इस किल्लत। रंजिता जी, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी इस बात को भी हम मान लेते हैं। लेकिन अगर प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा मरीज हो जिसको कोरोना संक्रमित हो जाता है, अब वो कहां जाए, किस अस्पताल में जाए? वो एक अस्पताल में जाता है तो वहां पर बेड फुल का बोर्ड लगा दिया जाता है, वो वहां से वापस चला जाता है। अब आखिर वो कहां पर बेड खाली हैं, कहां पर कितने बेड हैं, वो कैसे जान पाए? ये सिस्टम तो हमारे पास बनना चाहिए ना, एक साल के दौर में। बिल्कुल सिस्टम बना हुआ है, जो मैं आपको हेल्पलाइन नंबर कह रही हूँ। इसके ऊपर अगर आप फोन करके देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आप किस एरिया में रहते हैं, आपके एरिया के पास कौन सा हॉस्पिटल नजदीक पड़ता है और वहां पर आपके एडमिशन के लिए बेड है कि नहीं है, आपको सारी जानकारी दी जा रही है। सरकार के द्वारा से हेल्पलाइन नंबर अलग से चलाए जा रहे हैं और भाजपा के जो पार्टी के प्रवक्ता है और पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अलग से पूरी जानकारी जो है हेल्पलाइन नंबर स्टेट के अलग और जिले के अलग एक एक इंसान को दी जा रही है। आप जितनी मर्जी बार फोन कीजिए, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक को भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो काम कर रहे हैं और सरकारी जो कार्यकर्ता है वो 24 घंटे इस बात को लेकर। चलिए ठीक है, यानी कि सबसे पहले अगर संपर्क करना है तो भाजपा के कार्यकर्ता से संपर्क करना होगा। और हमारी जो परेशानी है, हेल्पलाइन नंबर, बकायदा हेल्पलाइन नंबर दी गए हैं। आप चाहेंगे तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर भी दोहरा देती हूँ, ताकि अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो कॉल करके अपनी दिक्कत परेशानी बता सकता है। आज पूरी स्टेट की जिम्मेदारी हमने ली है, जहाँ पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्प हो सकती है वो हमारे द्वारा की जा रही है, ताकि किसी को भी ऑक्सीजन की कमी ना हो, किसी को भी इंजेक्शन की कमी ना हो, जिसको बेड मिल सकता है उसको बेड उपलब्ध करवाए और जो जानकारी से घर पर आइसोलेट होकर ठीक हो सकता है तो उसको वो जानकारी दी। चलिए ठीक है सुखबीर जी, ये हेल्पलाइन नंबर भी हैं, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आप बार बार आरोप लगा रहे हैं। शुभेंदु जी, आपदा में अवसर तलाशना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी मानसिकता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है, दूसरों का दफ्तर ना फेंके तो अच्छा है। जिस तरीके से आप लोग शिकायत जिसकी चाय पानी अपने जो फार्म हाउसों में कर रहे हैं, जिस तरीके की गंदी राजनीति आप कर रहे हैं, जनता जनार्दन आपका दौरा कह रहा और आप जिस तरीके की बता लीजिए कि कौन सी इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता आप सड़कों में उतरा हुआ है लोगों की मदद करने के लिए, जब रैंडम में बैठकर अपने गालाकार बयान दे देते हैं और पैसे सुर्खियों में आ जाते हैं, इसलिए जनता जनार्दन की सेवा नहीं होती जनाब। इनकी कालाबाजारी इनके संरक्षण में हो रही है या फिर विफल रहे हैं। जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी है, एक साल में व्यवस्था नहीं सुधार पाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनेक बार कह चुका हूं, पीएम केयर्स के नाम पे जो धन संग्रह इन्होंने किया है उस पे श्वेत पत्र लें। ये इस राष्ट्र की जनता जानना चाहती है कि जो खरबों रुपए आपने इकट्ठा किया उस पैसे का हिसाब क्या। आरटीआई में जवाब नहीं देते हैं। दूसरी बात, रंजीता जी ने जो कॉल सेंटर के नंबर दिए हैं, रंजीता जी अभी उन नंबरों पे कॉल कर ले और अभी पता लग जाएगा, अभी आपको पता लग जाएगा जो कॉल सेंटर के नंबर बहन जी आप दे रही हैं, आप खुद ही कॉल करके देख लो क्या रिस्पॉन्स है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चिल्लाने से बहन जी कुछ होने वाला नहीं है, चिल्लाने से व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। आप चिल्ला के कोई व्यवस्था नहीं बदली जाएगी। आप निसंदेह पूर्णतः बेनकाब हो चुके हो, केंद्र की सरकार बेनकाब हो चुकी है। देखिए सुनिए, आपके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ निर्णय दिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने आपके खिलाफ निर्णय दिया, मद्रास हाईकोर्ट ने आपके खिलाफ निर्णय दिया। आखिर आप राज्य से
बेशक चाहते क्या हो, निसंदेह ये जो न्यायिक आदेश निर्देश है ये अपने आप में पूरे देश और प्रदेश की आंख खोलने वाले हैं। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि जब मानवता को इतना भारी खतरा है लेकिन आपकी आंखें नहीं खुल रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, आज एक और बयान दिया गया। ठीक है सुखबीर जी, ठीक है सुखबीर जी, ठीक है। मैं जरा रंजीता जी एक सवाल और, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि दिल्ली सरकार के साथ ऑक्सीजन के टैंकर्स को लेकर के तनातनी देखने को मिली थी, आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए गए थे। अब आज ही पंजाब से भी ऐसा ही एक मामला सामने आता है, कह दिया जाता है कि जो हरियाणा है वो हमारे ऑक्सीजन के टैंकर को रोक रहा है। तो ये बार बार चाहे दिल्ली हो पंजाब हो, ये हरियाणा के ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर भी विपक्ष की सरकारें हैं, कहीं ना कहीं अपनी विफलता का ठीकरा जो है वो हरियाणा सरकार के ऊपर फेंकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हरियाणा मिडल में आता है। पहले केजरीवाल जी ने ये गंदा इल्जाम लगाया और उसके बाद चैनल को पैसे की माफी मांगी, और उसके बाद आज पंजाब की सरकार के द्वारा ये इल्जाम लगाया गया तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बात को क्लियर किया और संज्ञान लेकर इसकी पूरी जांच की, किसी भी टैंकर को इस तरीके से रोका नहीं गया। तो इस तरीके की अफवाहें फैलाकर सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हरियाणा गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। आप चूंकि अनेक विफल हो चुके हो, इसलिए आप दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बातें करके लोगों को बरगलाने और भ्रमित करने का प्रयास आप कर रहे हैं। और सीजन का मैक्सिमम उत्पादन हमारे पास पानीपत में है, उसके बावजूद उसका मैक्सिमम केयर हम दिल्ली वालों को दे रहे हैं। उसके बाद केजरीवाल जी स्वयं बैठ कर धन्यवाद करते हैं हरियाणा गवर्नमेंट का, जो सफाई हम दे रहे हैं। हर चीज करने के बावजूद सिर्फ सोचने से अगर आपको लगता है कि इस आपदा का इलाज होगा तो आप बहुत बड़ी गलती में है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को चलिए ठीक है, मैं कहना चाहूंगी डाबला जी गंदे काम करना बंद कीजिए। डाबला जी, ये जो राजनीति हो रही है, पंजाब सरकार ने आज जो आरोप लगाया है कि टैंकर रोका है हरियाणा सरकार ने, क्या वाकई में ये राजनीति इस पर बहुत हद तक हावी हो चुकी है? मानवता हम भूल चुके हैं क्या? इंडियन नेशनल लोकदल की जो जिम्मेदारी उसका पूर्ण निर्वहन कर रही है। आपकी आंख खोलने की बात कर रही है इंडियन नेशनल लोकदल, जो आपकी गंदा काम आपने किया। अनेक हाईकोर्ट के निर्णय आपके खिलाफ है। नहीं ठीक है सुखबीर जी, एक मिनट शर्म आनी चाहिए आपको। दुनिया वाली बातें कीजिए, जिस तरीके से आप दबंगई दिखाकर, जिस तरीके से आप दबंगई दिखाकर। ठीक है, एक मिनट सुखबीर जी, रंजीता जी एक मिनट, सुखबीर तंवर जी एक मिनट, रंजीता जी एक मिनट। सवाल डाबला जी से है। डाबला जी, सुखबीर जी एक मिनट जरा, सुखबीर तंवर जी जरा सुनिए। ठीक है डाबला जी, ये जो टैंकर्स को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के जो चीजें हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा देना, ये कितना सही है? और वो भी मौजूदा वक्त में जब जरूरत बहुत ज्यादा है। इसको तो आदत हो गई है, सही बात पता है तो एक आदमी को पकड़ने लग सकते हैं। वाकई में ही पहले जब केंद्र सरकार द्वारा केजरीवाल इशारा करेंगे तो भारत की काफी आवाज उठाई थी, तो ये कहने लगे दूसरी बात है। अब पंजाब से जो कह रहे हैं दूसरी थोड़ी कह रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं कहीं ना कहीं रोकना होगा। इसके बाद तो कहीं रोकना नहीं चाहिए, तो ये करना चाहिए कि हमें जितनी गलती होगी कोर्टों को बढ़ाना चाहिए ताकि अपनी गलती कभी न रहते। जहाँ कोटा मिला मिलता है, आज आप कहीं से रहती प्राइवेट हॉस्पिटल लोग जाते तो है, बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं। आज सरकारी हॉस्पिटल में कोई ज्यादा सुविधा नहीं मिल रही है, नहीं तो इस वक्त सहयोग करने की जरूरत है। आपको बताना चाहिए कि ऑप्शंस क्या हो सकते हैं सरकार के पास। आपने भी एक लंबे समय तक राज किया है देश पर ना, तो आपको ऑप्शंस भी तो बताने चाहिए। हम ऑप्शन बता रहे हैं, हाँ, इनको कंट्रोल रूम स्थापित करना चाहिए, इसका कोटा बढ़ाना चाहिए ताकि हर आदमी को सुविधा मिले। हम लोग बातों को ये समस्या हो रही है, कहीं किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहे, कहीं नहीं, सरकार तो ये कह रही है कि इंडिविजुअल स्टेट अपने लेवल पर क्यों नहीं उठा रहे हैं कदम। हरियाणा ने भी तो कोशिश की है ना, बाकी राज्य भी तो कोशिश कर रहे हैं ना, यूपी में भी तो हुआ है ना। चलिए, लगता है कुछ तकनीकी खामी आ रही है। मैं जरा रंजीता जी, ये इस सब में ये तैयारियों को लेकर के, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा में भी चाह रहे हैं। हाँ। हमारे नेता गांधी जी को सब पूरे हरियाणा के पूरे देश के अंदर हमारे को बोल रखा है कि जिस भी जगह
जिस चीज की जरूरत हो आप वहाँ मुहैया कराने के लिए प्रयास करिए। तो हमारे लोग, हमारे नेता वहाँ बैठे प्रयास कर रहे हैं, हर जिले में हमारी टीम काम कर रही है। तो इनके भी अगर कोई पर्सनल नंबर, सरकार के कोई ऐसे नंबर हो कि यहाँ से जहाँ से पता लग जाए कि भाई यहाँ से हम ऑक्सीजन मिल सकती है, अगर कहीं कोई जरूरत पड़ गई टाइम पे, भाई यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो हम बता सकते हैं कि भाई वहां से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए इनको हेल्प नंबर जरूर जारी करने चाहिए। रंजीता जी बार बार बता रही हैं, वो हेल्पलाइन नंबर तो बार बार बता रही हैं, वो कह रही हैं कि इसके जरिए आप कहीं भी किसी भी अस्पताल में अगर बेड चाहता हूँ, कुछ जहाँ जिस जिले में ये कोरोना का प्रकोप ज्यादा बढ़ रहे हैं, मरीज बढ़ रहे हैं, वहाँ इनको तुरंत प्रभाव से लॉकडाउन लगा देना चाहिए, ताकि लोगों की कुछ जान बच सके और इस प्रकोप को थोड़ा कम किया जा सके। चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे वो पानीपत हो, इस तरफ इन्होंने एकदम लॉकडाउन लगा देना चाहिए। क्योंकि ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो कंटेनमेंट जोन तैयार किए गए हैं, कोई वो बच सकते हैं हम। ठीक है। रंजीता जी जरा इस पर जवाब दीजिए कि ये जो छोटे छोटे आज भी खबरें आ रही हैं कि धारा 144 लगा दी गई, माइक्रो कंटेनमेंट जोन तैयार कर दिए गए और अब जगहों पर पाबंदियां बहुत हद तक लगा दी गई हैं कई जगहों पर, तो क्या इस सब से हम कोरोना की चेन को तोड़ पाएंगे, या फिर ऐसे कदमों से हम बहुत देरी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से स्थिति बाहर हो जाए? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि केंद्र जो सरकार है उन्होंने भी आज एक एडवाइजरी जारी की है कि जहाँ पर पॉजिटिविटी की रेट 10% से ज्यादा है लगातार एक हफ्ते के अंदर, या जहाँ पर भी जिस जिले के अंदर जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो 60% से ज्यादा है, तो वहाँ पर कोरोना के लिए वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया जाए। अभी जो हमारी रेशियो है हम 3 से 5% के बीच में है, जहाँ पर सरकार को जरूरत लगेगी निश्चित तौर पर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। और जो एडवाइजरी जारी की गई है कि धारा 144 लगा दी गई है और मार्केट शाम को 6 बजे बंद कर दी गई है, हमने स्कूलों को भी बंद कर दिया है, हमने थिएटर्स को भी बंद कर दिया है, हमने बड़ी गैदरिंग को भी बंद कर दिया है। हमारी स्थिति अभी नियंत्रित है, कंट्रोल में है। जहाँ पर सरकार को लगेगा कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन लगाएंगे। मैं डाबला जी से एक बात पूछना चाहती हूँ, पड़ोस में राजस्थान में और पंजाब में इनकी सरकार है, वहाँ पर कौन सी इन्होंने ऐसे नए कदम उठाए हैं, नए सुझाव हैं, तो हमें भी देगा कि हम उसके ऊपर अमल करें। कहाँ पर इन्होंने लॉकडाउन लगाया है कंप्लीट, कहाँ पर इन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आप सिर्फ टीवी पर बैठकर भाषणबाजी कर इस तरीके की बात नहीं कर सकते। आप बकायदा ये बताइए कौन से वॉलंटियर से कौन सा हेल्पलाइन नंबर दर्ज किया है जिसके चलते जब जनता उससे जानकारी ले। हाँ, मैं आपको भाजपा हेल्पलाइन नंबर बता सकती हूँ, दैट इज 9041348828 9041548828। तो आप भी बता दीजिए कि आप कहते हैं कि हमें कहा गया है जहाँ किसी की जरूरत है उसकी मदद कीजिए। आप मुझे बता दीजिए कौन से जिले में आपने किस इंसान की मदद करके उसको मरने से बचाया है। सिर्फ बैठ कर राजनीति करने से राजनीति नहीं होती। आप वो सुझाव दीजिए जो अब तक नहीं किए गए, पुरानी सरकार उसके ऊपर। डाबला जी बताइए, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? ठीक, कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी हरियाणा के अंदर टीम चालू कर दी है और पूरे हरियाणा के अंदर नंबर दे रखे हैं, सारे नंबर दे रखे हैं। हिदायत दी गई है कि आप जिसको जैसी जरूरत है उनको वैसी प्रोवाइड की जाए। हमारे लोगों के पास मैं आपको फोटो दे सकता हूँ, हमारे लोग जहाँ दवाइयों की जरूरत है वहाँ बेडों की जरूरत है। आपको पूरे हरियाणा के के अंदर फील कर दिया और खुद मैं भी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, खुद कलेक्टर भी हूँ और मैं जाता भी हूँ, देखता भी है। और पार्टियों के फरीदाबाद और गुड़गांव और लोग काम कर रहे हैं। आप ये बातें ज्यादा ना करें, आप जितने भी हो सकते हैं आप सरकार से ये कहिए कोई ऐसा नंबर जारी करे ताकि हर जिले में उससे लोग बाग अपनी बात को रख सके, प्रोवाइड हो सके। आप ये राजनीति करेगी कोई बता रही हूँ, आप नहीं चाहते, करते हैं, आप भी करिए। आप हम पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सभी जगह टीमें गठित कर दी गई है और वो सुचारू रूप से अपना काम चालू कर रही है। और क्या काम चालू किया है सर? डाबला जी क्या काम किया अभी तक? नहीं, इसमें क्या काम किया है अभी तक? ऐसा क्या काम है? या तो आप तक जो मरीज अभी तक पहुंच रहे हैं उनकी जो कमियां हैं या उनकी जो परेशानियां हैं वो आप तक पहुंची हैं, आपने सरकार तक पहुंचाई है, प्रशासन तक पहुंचाई हैं, क्या हुआ है अभी तक? जो टीम गठित की गई है आप जिसका जिक्र कर रहे हैं बार बार, कॉन्टैक्ट नंबर रखा है और जिन जिन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर पे बात की है कि हमें बेड नहीं मिल रहा, तो हमें बेड दिलाने के लिए हमारे कार्यकर्ता
उनसे संपर्क किया है और उनको हॉस्पिटलों में बेड भी दिलाए हैं। और जहां जिन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की है, हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर उसको दिलाने का पूरा प्रयास किया है। और ऐसा हम आपको टेलीफोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए मैं आपको सबूत भी दे सकता हूं पूरे हरियाणा नहीं, सबूत देने की तो जरूरत नहीं है सर। ये तो जनता जो मुश्किल में है उनके लिए अगर आपने किया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें सबूत की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वो ये क्यों कहते हैं कि दलगत राजनीति की जा रही है? ये क्यों बार बार कह दिया जाता है? अगर सब मिलकर काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी मिलकर काम कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो वॉलंटियर हैं वो लगातार इसमें जुटे हुए हैं, हर मरीज तक और उनकी जो परेशानियां उनको दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर ये आरोप क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे आरोप लगाते हैं। जब कोई काम करता है तो ये सर, आरोप तो राहुल गांधी लगा रहे हैं। क्यों बात करते हैं? ये सुविधाओं की बात क्यों नहीं कर रहे? हम तो सिर्फ मांग ही उठा सकते हैं। सरकार का काम है ये सुविधा उपलब्ध कराना। हमारा जितना सहयोग है हम कर रहे हैं हर जगह। तो इनका काम है सुविधाएं और ज्यादा बढ़ानी। अब ये थोड़ी हमारा कोटा बढ़ाना इनका काम। इनका काम है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का कोटा है वो दुगना किया जाए, दवाइयों का कोटा है वो बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को सुविधा बने। ये वेंटिलेटर, अभी मैं पीजीआई रोहतक की बात करूं, वह 1000 बेड की बात और थी। आज पीजीआई के अंदर उन्होंने मना कर दिया है, लोगों ने और मरीज लेने से मना कर दिया। कितनी बड़ी बात है। आज इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि और बेड बढ़ाइए, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन एक चीज तो है, ठीक है सर डाबला साहब, ठीक है रंजीता जी, ऑक्सीजन की कमी को लेकर के, हालांकि बेशक सरकार ये ना मान रही हो कि ऑक्सीजन की कमी हो, लेकिन इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट हो या व्यवस्थाएं करने की कोशिशें हों, उद्योगों से बात चल रही हो। आज भी देखा गया कि स्वास्थ्य मंत्री ने उद्योगों से सीधे कुछ बात भी रखी है इस दौरान ऑक्सीजन को लेकर के। तो व्यवस्थाएं बनाने के लिए अभी जरूरत तो है ना, कमी तो है कुछ हद तक। देखिए, जहां तक ऑक्सीजन की बात है, हमने 278 मैट्रिक टन और बढ़ा दी है ऑक्सीजन का जो उत्पादन। हमारे यहाँ तो रिक्वायरमेंट पहले कम थी, हम तो बल्कि पड़ोसी राज्यों को दे रहे थे ताकि किसी भी जगह से ऑक्सीजन की किल्लत ना आए। हम तो उसके लिए नए बेड भी लगा रहे हैं, नई ऑक्सीजन प्लांट भी लगा रहे हैं और ऑलरेडी 270 मैट्रिक टन जो प्लांट है वो बढ़ा चुके हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, बाबला जी कह रही हैं कि हमारे यहाँ पे हमें कॉल आती है, हम पूरी सहायता करने की मदद करते हैं। मैं आपको कहती हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। जो इनके द्वारा लिस्ट जारी की गई है उनमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नंबर डाला गया है, उसके अंदर जो है गीता मुखर्जी का नंबर भी डाला गया है। जो विधायक जहां से चुनाव लड़ रहे हैं सबके नंबर डाले गए हैं। आप किसी भी नंबर पे बात फोन करके देख लीजिए, क्या वो फोन उठता है कि नहीं उठता है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं पंचकूला से आपको दे देती हूँ, यहाँ पे चंद्रमोहन बिश्नोई जी का नंबर डाल रखा है। आप दिन में 4 हेल्पलाइन नंबर रेवाड़ी बंद था, कल चालू कराए हैं, डिस्ट्रिक्ट के हेल्पलाइन नंबर भी बंद है। आप किस तरीके की बेतुकी बातें कर रहे हैं? सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आप लिस्ट जारी कर देंगे। आप मुझे बता दीजिए कौन से जिले में आपकी कौन से वॉलंटियर आपकी कांग्रेस दफ्तरों में बैठकर ये काम कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको हर जिले में फोटो खींच के भेज दूंगी कि अभी भी सारे वॉलंटियर बैठकर काम कर रहे हैं और पूरे जिले की परेशानियां सुन रहे हैं। तो डाबला जी, आप जिस तरीके का काम अपनी सरकारों के दौरान करते थे वैसी उम्मीद भाजपा को मत कीजिए। यहाँ का हर कार्यकर्ता स्वयं सेवक है, हर कार्यकर्ता आगे बढ़कर काम कर रहा है और हमारा पूरा लक्ष्य यही है कि एक एक इंसान को इलाज मिले, एक एक इंसान को अस्पताल मिले और एक एक इंसान को जो है बेड मिले। किसी भी चीज की किल्लत और कमी जो है वो नहीं आने दी जाएगी और ऑक्सीजन की कहीं भी कोई भी कमी नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर हम अपनी भी पूर्ति कर रहे हैं और पड़ोसी राज्यों की मदद कर रहे हैं। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जहां जहां पर आपकी सरकार है, जहां जहां पर आप विपक्ष की सरकार है, उससे बेहतर काम जो है हरियाणा सरकार करके निकालने के लिए जारी। इस बात का आप जवाब दीजिए। हम तो मैंने आपको पहले बताया कि 70% मरीज जो है वो दिल्ली के अच्छा ठीक है रंजीता जी, लेकिन आज हाल फिलहाल में जो संक्रमण देखा गया है, जो नए एक्टिव केस सामने आए हैं, लग रहा है कि अपनी पीक पर है कोरोना और अब ग्राफ धीरे धीरे नीचे आएगा। संभावनाएं क्या नजर आती है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? आज जो सबसे अच्छी न्यूज है, आज पूरे देश के अंदर 2 करोड़ 48 लाख लोग जो है एक दिन में ठीक हुए। तो बहुत अच्छी न्यूज है हमारे लिए। कहीं ना कहीं मोर जो कहते हैं ना जिसको वो पढ़ना शुरू हो गया है और निश्चित तौर पर पहले हफ्ते में मई के आप देखेंगे ये संख्या अपने आप रिड्यूस हो रही है, क्योंकि रिकवरी रेट भी अच्छा हो रहा है और दवाइयों का जो हमारी वैक्सीनेशन हमने जितनी तेजी से की थी उसका भी असर आपको दिखाई देने को मिलेगा और निश्चित तौर पर स्थिति कंट्रोल में आएगी और इस कोरोना की जंग में हम जीत हासिल करेंगे। ठीक है डाबला जी, ये जो अभी कोरोना संक्रमण चल रहा है, आपको लग रहा है कि राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो,
अब धीरे धीरे स्थिति आने वाले समय में, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी बार बार ये आकलन कर रहे थे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा बहुत तेजी के साथ कोरोना आगे जाएगा, लेकिन ग्राफ नीचे आएगा। तो अब वो समय आता हुआ आप देख पा रहे हैं, और जितनी व्यवस्थाएं हैं अब हमारे पास और समय है कि जब ग्राफ नीचे भी आ रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाएं तो हम चीजों को मैनेज कर पाएंगे। देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, धीरे धीरे कोरोना कम हो, हम भगवान से यही दरख्वास्त करेंगे कि ये कम हो। लेकिन जो कुछ हो रहा है, लोग दिक्कत में है, लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के बगैर, वो कैसे होगा? इसलिए जरूरत है आज वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए। जो भीड़ उमड़ रही है ऑक्सीजन के लिए भी और जो बेडों के लिए भी, इसको कैसे रोका जाए, लोगों की जान कैसे बचा जाए, आज हमारे पास मुद्दा ये होना चाहिए। इसलिए इनको जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा और इंजेक्शन के जो है वैक्सीनेशन के सेंटर हैं वो बढ़ाए जाएं, गांव में जाकर के लगाए जाएं, ताकि इसको कुछ तो कंट्रोल किया जा सके। व्यवस्थाएं कुछ हद तक बेहतर करने की जरूरत है, ऑक्सीजन की कमी हो चाहे जरूरत की दवाइयों की कमी की बात हो। ठीक है, माफी के साथ रोकना चाहूंगा रंजिता जी, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल। लेकिन कोरोना को लेकर के अब सरकार की नीति तय है और बढ़ते संक्रमण को लेकर के सरकार वैक्सीनेशन के अभियान पर जोर दे रही है, और साथ ही साथ जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है उसको भी तेज करने की बात है, और इसी के जरिए कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।